हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ एसिड बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन एंड काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखिए, आज का वीडियो देखने से पहले या स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो जो है, जो मैंने आपको स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन एंड एंजाइम कैटालाइसिस वाला बनाया था, वो आप जरूर देख लीजिए। अगर आप स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो यहाँ पर हो सकता है आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एसिड बेस कैटालाइज रिएक्शन क्या होती है, ये सब आप जानते हैं। ऐसी रिएक्शन जहां पर एसिड या बेस को एज ए कैटलिस्ट काम में लिया जाता है। अब उसकी काइनेटिक्स क्या होती है, कैसे हम उसकी काइनेटिक्स स्टडी करें अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो मैकेनिज्म दे रखे हैं एसिड बेस कैटालाइज में, आपके दो मैकेनिज्म दे रखे हैं। पहला मैकेनिज्म जो है वो इस प्रकार से है, एस जो है वो सबस्ट्रेट को बता रहा है और AH प्लस जो है वो एसिड को बता रहा है। अब यहाँ पर आप प्लस के या इसके नोटेशन में मत जाना, ए का मतलब जो है बचा हुआ पार्ट है वो है, और H प्लस जो है वो प्रोटॉन को बता रहा है या H प्लस आयन को बता रहा है। तो अब आप ये मैकेनिज्म में मत जाना कि सर ए पे नेगेटिव होना चाहिए, वो सिंपल जनरल नोटेशन यहाँ काम में लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया सबस्ट्रेट और एसिड, ए नेगेटिव पार्ट और एसिड में जो है H प्लस वाला पार्ट वो H प्लस शो कर रखा है। इसके बाद जब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, एस के साथ H प्लस आ गया, क्योंकि यहां पर आपके एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, मतलब पहले H प्लस कंज्यूम होगा फिर वापस से वो आपको मिल जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, एसिड का H प्लस जो है वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ रहा है और इंटरमीडिएट बना रहा है, और फिर ये जो इंटरमीडिएट है ये रिएक्शन कर रहा है, अलग अलग मैकेनिज्म अलग अलग के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है। अब यहां पर मेन बात क्या है, मेन बात यह है कि पहले H प्लस यहां पर आपने देखा कंज्यूम हुआ और फिर यहां पर वापस से H प्लस निकल गया, तो H प्लस ऐड हुआ और H प्लस निकल गया। तो दोनों ही केस में अगर आप देखेंगे लास्ट में जाके ये वाटर के साथ ऐड हो गया है, लेकिन अगर हम देखें तो H प्लस पहले ऐड हुआ फिर वापस निकल गया। अब आप इसमें भी डेप्थ में मत जाना कि सर कैटलिस्ट का मतलब तो ये है कि जो लास्ट में मिल जाता है, तो यहाँ पर ये एज अ प्रोटोन वाटर के साथ ऐड हो गया है। तो ये थोड़ा सा अब आप बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कैटलिस्ट का मतलब क्या है कि जो हमने स्टार्टिंग में काम में लिया था वो वापस आपको मिल गया। तो यहाँ पर आपने H प्लस काम में लिया था और वापस आपको लास्ट में ये मिल गया, ठीक है। H प्लस के फॉर्म में एसिड कैटालाइज रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ पर मेन चीज क्या है, दो मैकेनिज्म अलग अलग इसलिए हैं कि ये एसिड से H प्लस निकला और लास्ट में जाके वाटर के पास चला गया, ये अलग मैकेनिज्म अलग अलग इसलिए मैकेनिज्म हमने काम में लिए। तो यहाँ पर आपको फाइनली क्या मिला, सबस्ट्रेट जो है H प्लस के साथ जुड़ा और उसने लास्ट में क्या करा, प्रोडक्ट बना लिया। तो H प्लस कैटलिस्ट हो गया और सबस्ट्रेट से क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, एसिड कैटालाइज रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या होता है कि कैटलिस्ट जो है, जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं वो जनरल डेफिनेशन है, अगर आप उसकी डेप्थ में जाएंगे तो उसमें फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप एक चीज पढ़ते हैं कि भाई कंसंट्रेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए किसी भी रिएक्शन में वाटर बन रहा है या वाटर के साथ वो ऐड हो रहा है, तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है या वहां पर फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये इसके साथ था फिर ये इसके पास चला गया, तो वो आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मेन बात क्या है कि ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, इसमें दो अलग अलग मैकेनिज्म है। पहले मैकेनिज्म हमने क्या देखा कि जो प्रोटॉन था पहले वो गया सबस्ट्रेट के पास, फिर वो लास्ट में गया वाटर के पास, ये एक मैकेनिज्म है, ठीक है। और यहाँ पर सबस्ट्रेट ने क्या बना लिया, प्रोडक्ट। तो ये एसिड कैटालाइज का मैकेनिज्म हो गया। अब यहाँ पर जो मैकेनिज्म दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये रिवर्सिबल स्टेप है और ये आपके इरिवर्सिबल स्टेप है। तो रिवर्सिबल स्टेप के नोटेशन जो मैंने लिए हैं, ये रेट कांस्टेंट K1 है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ये है K-1 या K-1 आप कह सकते हैं बैकवर्ड के लिए, और ये है K2। अब यहां पर अगर मैं इसकी रेट की बात करूं तो रेट जो है इन द सेंस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के सेंस में अगर मैं बात करूं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो क्या होगी इस स्टेप के अकॉर्डिंग, dP/dt, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहां पर ये क्या हो जाएगा, K2 SH प्लस और H2, ये एक्चुअल रेट लॉ है। अब यहां पर आपको मैंने एक चीज बता रखी है कि अगर कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस में है, क्योंकि यहां पर जो आप सॉल्यूशन ले रहे हो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है। यहां पर आप कह रहे हो कि जो कंसंट्रेशन है बहुत कम है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो यहां पर वाटर जो है वो एक्सेस में होगा, और जो भी रिएक्टेंट एक्सेस में होता है उसको हम रेट लॉ से हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन में चेंज से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से रेट लॉ में से हमने क्या करा, वाटर को हटा दिया। तो यहां पर अब जो एक्चुअल में रेट आ रही है वो किसकी, वो आके आ रही है K2SH प्लस। तो ये हमने रेट की बात करी, और फिर मैंने आपको बताया कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का बेसिक थीम क्या है। बेसिक थीम ये है कि जो भी आप रेट लॉ लिख रहे हो उसमें आपके इंटरमीडिएट आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर इंटरमीडिएट आ रहा है तो उस इंटरमीडिएट को आपको रिप्लेस करना है। क्या करना है, रिप्लेस। और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में मैंने आपको 2-3 पॉइंट बता रखे हैं कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट जो है वो 0 है। इसका मतलब
ओवरऑल अगर आप नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, जीरो। कैसे? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट की जो कंसंट्रेशन है वो इनफाइनेटेसिमली स्मॉल होती है, जीरो नहीं होती, और कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, और नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो क्या रहती है, जीरो। ये आपको ध्यान रखना बेसिक पॉइंट्स। अगर थ्योरेटिकल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पे तो इस पे बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर वापस से हम एसएसए की बात करें तो मैंने आपको क्या कहा, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है इंटरमीडिएट की वो जीरो होती है। तो मैं डी एस एच अपॉन डी टी, ये मैंने आपको इंटरमीडिएट की रेट ऑफ फॉर्मेशन के सेंस में लिख दिया, डी एस एच प्लस अपॉन डी टी। अब यहाँ पर अब डी एस एच प्लस मतलब एस एच प्लस जो इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है आपके। अब ये जो इंटरमीडिएट है कौन कौन सी स्टेप में बन रहा है और कौन कौन सी स्टेप में कंज्यूम हो रहा है वो आपको चेक करना है। जिस स्टेप में बन रहा है वो प्लस में आएगा, जिस स्टेप में कंज्यूम हो रहा है वो माइनस में आएगा। तो यहाँ पर ये आपके फॉर्म किस में हो रहा है, इस स्टेप में, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, K1, और रिएक्टेंट क्या है, S और AH प्लस। तो यहाँ पर आपने लिख दिया K1 S और AH प्लस। अब कंज्यूम किस में हो रहा है, ये जो बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है इसमें SH प्लस क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो मैंने क्या लिखा, K-1 माइनस में आएगा क्योंकि कंज्यूम हो रहा है, माइनस वो K-1 कह दे या K-1 कह दीजिए। उसके बाद रिएक्टेंट साइड पे क्या है, यहाँ पर अगर इस बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो SH प्लस और A, तो ये SH प्लस और A आ गया। अब उसके बाद कंज्यूम किस में हो रहा है, इस स्टेप में हो रहा है, तो वापस से क्या आ जाएगा, माइनस K2 SH प्लस। अब आप देखेंगे H2 नहीं आया, सेम कंसेप्ट है कि ये एक्सेस में है, तो यहाँ पर से भी मैंने इसको हटा दिया। अब ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या पता है कि ये जो है एक्चुअल में किसके बराबर है, जीरो के बराबर। ये मैंने नहीं लिखा, ये आप इसको मेंशन कर लेना। नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन जो इंटरमीडिएट है वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर। तो मैंने इक्वल टू जीरो कर दिया। अब आपको चाहिए क्या, SH प्लस चाहिए। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का हमारा उद्देश्य क्या है कि ये जो आपके रेट लॉ है जिसमें SH प्लस आ रहा है, ये हमको SH प्लस हटाना है। तो SH प्लस किसके बराबर आएगा वो हमको निकालना है, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो ये इक्वल टू जीरो आ गया। अब आप क्या देख रहे हैं कि आपको SH प्लस चाहिए, तो जिस टर्म में SH प्लस है वो एक साइड, बाकी टर्म एक साइड। तो आप देखेंगे इस टर्म में SH प्लस नहीं है, एक साइड रह जाएगी, और इनमें SH प्लस है, ये एक साइड चल जाएगी, मतलब अदर साइड चल जाएगी इक्वल टू के। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये दो टर्म एक साथ और ये एक टर्म एक साथ। फिर जब आप SH प्लस कॉमन लेंगे, अब देखिए ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेना। ये क्या होगा कि ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, दोनों प्लस में हो जाएंगे। फिर आपको SH प्लस कॉमन लेना है, ले लिया आपने। तो जब आप इन दोनों को राइट हैंड साइड ले गए तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा, K1S AH प्लस। तो जब मैं SH प्लस की बात करूंगा तो एक साइड तो क्या है K1S AH प्लस, और अपॉन में क्या आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने SH प्लस को कॉमन ले लिया। तो अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में क्या बचा, K-1 और A, ये नीचे आ गया, और इसके साथ क्या बचा K2, वो नीचे आ गया। ये सिंपल मैथ से आप सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। ये आप क्या आ गया, SH प्लस क्या आया, K1S AH प्लस अपॉन K-1 A या K-1 A प्लस K2। अब ये SH की वैल्यू मैं कहाँ पुट करूंगा, यहाँ पर। तो जो SH की वैल्यू उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, K2। तो इसमें मैंने K2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आ गया, K1 K2 S AH प्लस अपॉन K-1 या K-1 A प्लस K2। ये आपकी रेट इक्वेशन आ गई। अब ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब इस टाइप की कोई इक्वेशन आती है जिसमें आपके कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में रहती है, प्लस में रहती है, तो वहां पर उसका ऑर्डर फिक्स नहीं रहता। तो वहां पर आपको कंडीशन अप्लाइड करनी पड़ती है। क्या अप्लाई करनी पड़ती है, कंडीशन। तो यहाँ पर ये इसका रेट लॉ है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इन पे क्वेश्चन आएगा तो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं आ सकता, वो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है कौन सा सही है, या बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं, सिंपल थ्योरेटिकल पूछ सकता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, कंडीशन क्या है। तो कंडीशन किस सेंस में कहेगा, एक ही कंसंट्रेशन के सेंस में, कि एक ही कंसंट्रेशन कम है या एक ही कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इसको मैंने पहली कंडीशन क्या कही, इफ K2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K-1 A। इसका मतलब आप इसको इनडायरेक्टली कह सकते हो, जब एक ही कंसंट्रेशन कम है तो ये नेग्लिजिबल में आ जाएगा, K2 ज्यादा हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, जब K2 ज्यादा हो जाएगा तो आपने क्या करा, K2 दो आप टर्म को जब जोड़ते हैं तो जो छोटी बहुत ज्यादा छोटी टर्म होती है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ K2 बहुत ज्यादा है और K-1 जो है, K-1 जो है वो क्या है, बहुत कम है। तो इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। तो K2 से K2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, K1S और AH प्लस। देखिए बच गया, रेट क्या हो गई, K1S AH प्लस, ये बच गया। ये रेट लो कब आ रही है, जब आपके एसिड की कंसंट्रेशन बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। ये आपके आ गया। तो जब एसिड की कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल है तो आपके फॉर्मूला जो आ रहा है रेट का, उसमें AH प्लस आ रहा है। क्या आ रहा है, AH प्लस, मतलब एसिड की कंसंट्रेशन आ रही है। किसकी कंसंट्रेशन आ रही है, एसिड की। तो इसको हम कह रहे हैं जनरल एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। मतलब इस इक्वेशन को या इस कंडीशन को क्या कह रहे हैं, जनरल एसिड कैटालाइज्ड। दूसरी कंडीशन जिसमें आपके एसिड क्या है, इसमें तो कम था, ये जो था वो क्या था, कम था। अब दूसरे में हम एक्सेस में ले लेते हैं, ज्यादा ले लेते हैं। तो कंडीशन क्या हो गई कि K2 कम हो गया और K-1 जो है, K-1 जो है वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। उस केस में क्या होगा, अब जब आप K-1 ज्यादा करेंगे तो K2 नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ये मैंने नेग्लिजिबल कर दिया।
तो ये क्या बचा, K1K2 SAH प्लस अपॉन K-1A, एज इट इज पूरा लिख दिया, K1K2 SAH प्लस अपॉन K-1A, ये आ गया। अब यहाँ पर आपके अगर हम एसिड का डिसोसिएशन करते हैं तो एसिड का डिसोसिएशन कैसे होता है, HA प्लस गिव्स H प्लस प्लस A। अगर आप एसिड का डिसोसिएशन करेंगे, जैसे मैंने कहा HA प्लस है और ये डिसोसिएट हो रहा है किसमें, H प्लस प्लस A, इसमें डिसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ पर आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखोगे आप इस केस में, तो ये आप लिखोगे H प्लस A अपॉन HA प्लस, ये आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जो K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको आप कह रहे हो किसके बराबर है, H प्लस A के बराबर अपॉन AH प्लस के बराबर। अब ये देखा जाए तो अगर कोई भी इक्विलिब्रियम में रिएक्शन लिखी हुई है तो उसमें अगर मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और अगर एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है तो आप इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कह सकते हो, Ka भी कह सकते हो, जैसे आप चाहो वैसे लिख सकते हो। नोटेशन जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर ये जो K है वो किसके बराबर आ रहा है, AH प्लस अपॉन AH प्लस। फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, ये H प्लस को नीचे ले गया तो क्या बचा, A अपॉन AH प्लस। अब ये मैंने क्यों करा वो आपको यहाँ दिख जाएगा कि ये जो फॉर्मूला है उसमें मुझे नीचे A दिख रहा है और ऊपर क्या दिख रहा है, AH प्लस। तो A अपॉन AH प्लस को मैं क्या लिख सकता हूँ, A अपॉन AH प्लस को मैं लिख सकता हूँ K अपॉन H प्लस। उसको रिवर्स करूंगा तो इसका भी रिवर्स हो जाएगा। तो ये रिवर्स में जब करूंगा तो क्या आएगा, AH प्लस के सामने H प्लस आएगा और A के सामने K आएगा। तो AH प्लस के सामने क्या आ गया, H प्लस आ गया और A के सामने क्या आ गया, K आ गया। K क्या है यहाँ पर, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, या आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कह सकते हो। तो ये फाइनल इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, ये फाइनल इक्वेशन आ गई, जहां पर क्या है, K1 क्या है, रेट कांस्टेंट है फर्स्ट स्टेप के लिए, फॉरवर्ड के लिए। K2 क्या है, रेट कांस्टेंट है सेकंड स्टेप के लिए, नीचे वाली स्टेप के लिए। और K-1 क्या है, फर्स्ट स्टेप में रिवर्सिबल जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में उसके लिए रेट कांस्टेंट है। K क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब साथ में क्या बचा, S और H प्लस। यहां तो क्या था, S और AH प्लस, लगभग सेम है, यहाँ S और AH प्लस, यहाँ पर S और H प्लस। अब डिफरेंस क्या है, ऊपर एसिड की कंसंट्रेशन है, नीचे H प्लस की कंसंट्रेशन है। अब आप देखोगे दोनों तो एक जैसी लग रही है आपको, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। थोड़ा सा जो डिफरेंस है, बारीक डिफरेंस जो है, बिल्कुल माइन्यूट से डिफरेंस है, वो क्या है, इसको आप ऐसे समझो कि अगर मान लीजिए कोई वीक एसिड है, इसको आप समझने के लिए कैसे कह सकते हैं कि कोई वीक एसिड है। जैसे मान लीजिए मैंने एसिडिक एसिड ले लिया, तो एसिडिक एसिड जब आपने वाटर में सॉल्यूशन उसका बनाया तो दो कंसंट्रेशन अलग अलग मीनिंग रखती है। एक तो मैंने लिया एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन और एक मैंने ली H प्लस की कंसंट्रेशन। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो दोनों सेम हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि 100% डिसोसिएशन होता है। लेकिन अगर वीक एसिड है तो एसिड की कंसंट्रेशन जो हमने थ्योरेटिकली स्टार्टिंग की और H प्लस की कंसंट्रेशन वेरी करती है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर अगर मैं एसिड ले रहा हूँ तो इसको हम जनरल एसिड कैटालाइज कहेंगे, और अगर H प्लस ले रहा हूँ तो स्पेसिफिकली हाइड्रोजन आयन कैटालाइज। थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। समझ में आई बात। तो अगर कंसंट्रेशन कम है तो ऐसे और कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऐसे। तो ये एक मैकेनिज्म हो गया, क्या हो गया, एक मैकेनिज्म हो गया किसका, एसिड कैटालाइज रिएक्शन का। और मैकेनिज्म की कंडीशन क्या थी कि जो H प्लस निकलेगा एसिड से, पहले तो सबस्ट्रेट के साथ चला गया, फिर लास्ट में किसके साथ गया, वाटर के साथ। लास्ट में किसके साथ गया, वाटर के साथ। ये एक मैकेनिज्म है। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है हमने कंप्लीट कर लिया है। ये रेट लॉ आ रहा है और कंडीशन अप्लाइड करने के बाद ये दो कंडीशन आपकी आ रही है। तो ये आप अगर इतना भी ध्यान रखेंगे, दोनों फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले, तीनों भी याद नहीं करना तो यही याद कर लीजिए, कंडीशन अप्लाइड करने के बाद आपको सॉल्व करना आना चाहिए, तो भी आपका काम हो जाएगा। सेकंड मैकेनिज्म, अब देखिए इस मैकेनिज्म में और पिछले मैकेनिज्म में डिफरेंस क्या है। लास्ट मैकेनिज्म जो हमने देखा, फर्स्ट मैकेनिज्म, जिसमें आपके जो H प्लस है लास्ट में वाटर ने ले लिया, यहां पर जो H प्लस है वापस से कौन ले रहा है, एसिड ले रहा है। ये बेसिक डिफरेंस है, दोनों ही आपको ध्यान रखना है, दोनों में से किसी भी मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर बाकी स्टेप्स। पहला स्टेप सेम ही है, S प्लस AH प्लस, रिवर्सिबल स्टेप है, K1 रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड के लिए, K-1 रेट कांस्टेंट बैकवर्ड के लिए। क्या हो गया, SH प्लस बन गया इंटरमीडिएट और A बन गया आपके जो एसिड का बचा हुआ पार्ट है, नेगेटिव पार्ट, वो रह गया। अब यहाँ पर माइनस नहीं है तो आपके इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड स्टेप जो है, अब देखिए पहले मैकेनिज्म में क्या था, SH प्लस से वाटर रिएक्शन करके H प्लस ले रहा था, यहाँ पर SH प्लस से रिएक्शन कौन कर रहा है, A, और अब एसिड जो है वापस से H प्लस ले रहा है, तो ये आपके प्रोडक्ट बन गया और ये H प्लस बन गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाली जो रिएक्शन है इसमें आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि जो एसिड है वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि एसिड आपने रिएक्टेंट के तौर पे लिया, कंज्यूम हो गया एसिड, और फिर वापस से क्या हो गया, आपको एसिड मिल गया। तो ये आपको लगेगा कि हाँ ज्यादा कोरिलेट कर पाओगे कि ये एसिड कैटलाइज रिएक्शन है। दोनों ही एसिड कैटलाइज है, मैकेनिज्म डिफरेंट है।
अब यहाँ पर इसके लिए प्रोसेस जो है, मेथड जो है इक्वेशन लाने का, रेट लॉ लाने का, बिल्कुल सेम टू सेम है। सेम टू सेम का मतलब क्या है, रेट लॉ की अगर हम बात करें प्रोडक्ट के सेंस में रेट लिखते हैं डीपी बाई डी, क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट, और रिएक्टेंट में जो भी कंसंट्रेशन दे रखी वो आ जाएगी, तो रेट कांस्टेंट आ गया K2, रिएक्टेंट साइड क्या है SH प्लस और A, ये रेट लॉ आ गया। फिर मैंने आपसे बताया था कि आपके स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो रेट लॉ है उसमें इंटरमीडिएट ना आए। तो यहाँ पर जब आप रेट लॉ देखेंगे तो K2 है कोई दिक्कत नहीं है, A है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन SH प्लस जो है वो इंटरमीडिएट है, उससे हमें दिक्कत है, उसको हमको रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए हमने क्या करा, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाया, क्या लगाया, DSH प्लस अपॉन DT। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो। नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन जो इंटरमीडिएट है वो जीरो आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू SSA। तो ये किसके बराबर आएगी, जीरो के बराबर। कैसे आएगी, आपको चेक करना है कि जो इंटरमीडिएट है वो कौन कौन सी स्टेप में बन रहा है और कौन कौन सी स्टेप में कंज्यूम हो रहा है। जिसमें बन रहा है प्लस में, जिसमें कंज्यूम हो रहा है माइनस में। तो बन किस में रहा है, ये वाली रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें ये बन रहा है। तो आपने क्या लिखा, प्लस में K1SAH प्लस, ये प्लस में आ गया। अब कंज्यूम किस में हो रहा है, अगर आप इसको बैकवर्ड ले जाएंगे तो ये कंज्यूम हो रहा है, माइनस में आ गया K-1SH प्लस A, ये आ गया। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है उसमें भी ये कंज्यूम हो रहा है, K2SH प्लस A। अब डिफरेंस क्या है कि जो लास्ट मैकेनिज्म था उसमें वाटर था, वाटर एक्सेस में था, तो उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया था, लेकिन यहां पर A है एक्सेस में नहीं है, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, तो ये एज इट इज आ गया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो SH प्लस क्या आ जाएगा, K1SAH प्लस ऊपर, और SH प्लस को मैं अगर हटा दूं तो क्या बचा, K-1A K2A, दोनों में A कॉमन आ रहा है तो A को भी मैंने हटा दिया, तो K-1 प्लस K2 ब्रैकेट में आ गया और A क्या आ गया, कॉमन आ गया दोनों के लिए। ये वैल्यू आ गई SH प्लस की। अब ये वैल्यू आपको कहां पुट करनी है, यहां पुट करनी है। तो मैंने पहले लिख दिया K2A जो कि यहाँ बचा हुआ पार्ट है। अब SH प्लस की वैल्यू मैंने लिखी K1SAH प्लस अपॉन K-1 प्लस K2 और A। तो जब ये वैल्यू लिखी तो A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब आप कैंसिल आउट करा बचा क्या, K1 K2 SAH प्लस अपॉन K-1 प्लस K2। अब यहां पर क्या है कि नीचे वाले पार्ट में कोई कंसंट्रेशन की टर्म नहीं बच रही है, तो ये सिंपल रेट इक्वेशन आप इसको कह सकते हो। अब यहां पर आप एक चीज और देख रहे हो कि ये जब आपके H प्लस की जगह AH प्लस आ रहा है तो इसको हम जनरल एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन कह सकते हैं। तो ये दो मैकेनिज्म थे आपके एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन के। सुनने में आपको बहुत टिपिकल लगता है, मैकेनिज्म देखोगे आपको स्टार्टिंग में बहुत टिपिकल लगेगा, लेकिन अगर आपने स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ध्यान से पढ़ लिया तो ना तो आपको एंजाइम कैटालाइज टफ लगेगा और ना ही आपको एसिड बेस कैटालाइज टफ लगेगा। दूसरी बात यह है कि एक तो आप होता है सॉल्व करते हो, एक तो आप क्या करते हो, सॉल्व करते हो। तो आपको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन रिजल्ट को याद भी रखना है। क्यों, क्योंकि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो एक तो आप सॉल्व करने बैठो और एक आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद हो, तो डायरेक्ट याद में आपको क्या होता है, टाइम कम लगता है। दूसरा, सॉल्व करते वक्त कोई गलती हो गई तो उससे भी आप बच जाते हो। तो ये आपके एसिड कैटालाइज के दोनों मैकेनिज्म है, एमएससी का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए और गलत नहीं होना चाहिए। काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखिए फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, नाम से पता चल रहा है, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। तो वह रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती है। अब आप बोलेंगे कि सर लाइट की प्रेजेंस में तो सारी रिएक्शन हो रही है क्योंकि वो तो ओपन में ही हो रही है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसी रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती है और लाइट की एब्सेंस में नहीं होती, इसका मतलब उसकी रिएक्शन को होने के लिए लाइट मस्ट है, तो उसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। आपके एक फोटोकेमिस्ट्री का पार्ट दे रखा है, उसमें केवल एल्किन्स की रिएक्शन है, तो वो ऑर्गेनिक वाला पार्ट हम फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि फोटोकेमिस्ट्री में एक कंसेप्ट आता है क्वांटम यील्ड का। क्या कंसेप्ट आता है, क्वांटम यील्ड। अब क्वांटम यील्ड होती क्या है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप कोई रिएक्शन करवा रहे हो, उस रिएक्शन में आपने क्या करा, एक फोटोन दिया, मतलब आपने जो रिएक्टेंट है उसमें कितने फोटोन गिराए, एक फोटोन गिराए। अब उस एक फोटोन से कितने मॉलिक्यूल जो है रिएक्टेंट के रिएक्ट कर रहे हैं, या कितने मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट के हैं वो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, दोनों में से कोई सी भी एक डेफिनेशन आप काम में ले सकते हो। वापस से रिपीट कर दूं कि एक फोटोन से कितने मॉलिक्यूल जो है प्रोडक्ट के बन रहे हैं, या कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के जो है रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों में से एक डेफिनेशन आप काम में ले सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मान लो पॉलीमर बन रहा है सपोज, तो पॉलीमर में एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, तो वहां पर आप प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट पे फोकस करते हो कि कितने मॉलिक्यूल्स ने रिएक्शन करी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो सीधा सीधा सा क्वांटम यील्ड का मतलब क्या है कि एक फोटोन से कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के रिएक्ट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट बन रहा है, वो आपके क्वांटम यील्ड होती है।
अब इसको मैं अगर थोड़ा बड़े लेवल पे जाऊं तो 1 मोल फोटोन जो होता है, या हम कहें 1 मोल फोटोन की जो एनर्जी होती है उसको हम आइंस्टीन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइंस्टीन। अभी मैं बता दूंगा क्या क्या मतलब है इसका। तो 1 मोल फोटोन से 1 मोल अगर मतलब जितने मोल, या मॉलिक्यूल के सेंस में कहोगे तो मॉलिक्यूल के सेंस में डेफिनेशन हो जाएगी, मोल के सेंस में कहोगे तो मोल के सेंस में। जैसे वहां पर मैंने कहा था 1 फोटोन, तो 1 फोटोन का मतलब 1। अब मैं कह रहा हूँ 1 मोल फोटोन से कितने मोल रिएक्टेंट के रिएक्ट कर रहे हैं, कितने मोल प्रोडक्ट के फॉर्म हो रहे हैं, वो भी क्या है? क्वांटम यील्ड। दोनों सेंस में आप बता सकते हो। मतलब आप रिएक्टेंट के सेंस में बता सकते हो, प्रोडक्ट के सेंस में बता सकते हो, मॉलिक्यूल के सेंस में बता सकते हो, मोल के सेंस में बता सकते हो। अभी देखिए जो मैंने आपको समझाया वो मैंने यहाँ फॉर्मुले लिख रखे हैं। क्या लिख रखे हैं? क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड को आई थिंक कहते हैं हिंदी में क्वांटम लब्धि कहते हैं, जो भी आप कहना चाहे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट, कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा और रेडिएशन एब्जॉर्ब। नंबर ऑफ क्वांटा का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो जब भी आपको एक के लिए कोई चीज चाहिए होती है तो आपको उस चीज से डिवाइड करना होता है। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, 1 फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है तो कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं। तो 1 फोटोन, अब इसको आप ऐसे समझो कि 10 फोटोन एब्जॉर्ब हुए और 20 मॉलिक्यूल ने रिएक्ट करा, तो 1 फोटोन की वजह से कितने ने करा? तो आप कहोगे 2 ने। कैसे करा? 20 डिवाइडेड बाय 10। ये सेम फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये रिएक्टेंट के सेंस में बात है, इसके नीचे में आ जाता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड। तो ऊपर वाली डेफिनेशन रिएक्टेंट के सेंस में कि भाई कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के रिएक्ट कर रहे हैं, नीचे वाली डेफिनेशन प्रोडक्ट के सेंस में कि भाई कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के बन रहे हैं। लेकिन ये आपके अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको डेफिनेशन काम में लेनी है, क्योंकि कई बार पॉलीमर जब आप बनाते हो तो आपके काफी सारे रिएक्टेंट मिलकर फिर प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वहां पर फिर प्रोडक्ट के सेंस में डेफिनेशन जो है इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, वहां पर फिर आपको रिएक्टेंट वाली काम में लेनी है। क्लियर? अब आ जाते हो आप दूसरा, यहाँ तो मैंने मॉलिक्यूल कहा था और क्वांटा कहा था। यहां पर आपके क्या था? मॉलिक्यूल था, यहां पर क्या था? क्वांटा था। मतलब क्वांटा मतलब 1 फोटोन की बात हो रही है। अब यहां पर आ गया मोल्स, तो यहां पर आप देखोगे नंबर ऑफ आइंस्टीन है। क्या है? आइंस्टीन। अब इसका क्या मतलब है? आई थिंक मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रखा है, उसमें मैंने आपको प्लांक का फॉर्मूला बताया था, प्लांक की एनर्जी का फॉर्मूला। क्वांटम में भी बताया, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया। क्या बताया? E इक्वल्स टू एच न्यू। नहीं भी बताया तो आपको बता तो रखा है मैंने, नहीं भी अगर आपने वो वीडियो देखे तो भी आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। E इक्वल्स टू एच न्यू, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। किसकी एनर्जी? फोटोन की एनर्जी। किसने दिया था? प्लांक ने दिया था। E क्या है? एनर्जी। H क्या है? प्लांक कांस्टेंट। और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब ये किसकी बात हो रही है? 1 फोटोन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 1 फोटोन की। 1 फोटोन। अब अगर मैं कहूं कि 1 फोटोन की एनर्जी तो है एच न्यू, 1 मोल फोटोन की एनर्जी क्या होगी? 1 मोल फोटोन। अगर फोटोन की संख्या कितनी है? 1 मोल है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? तो उसकी जो एनर्जी होगी वो, अगर टोटल एनर्जी की बात करूं तो ये हो जाएगी NaE। अब इसको आप E डैश कर लो, E स्टार कर लो, चलो E स्टार लगाता हूं ताकि फिर दोनों को आप कहोगे E तो कह दिया सर ने, या आप इसको ऐसे समझ लो E रहने दो इसको, और E की जगह आप क्या लिखो, इसको आप E रहने दो और यहां पर E हटा दिया मैंने, यहां पर क्या करा? E हटा दिया, तो ये तो E हो गया। 1 मोल फोटोन की एनर्जी, E तो मतलब एनर्जी के लिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 1 फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, तो 1 मोल फोटोन की कितनी होगी? तो 1 फोटोन की एच न्यू है, तो 1 मोल की क्या होगी? NaH से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दी, तो ये फॉर्मूला आ गया E इक्वल्स टू NaH। ये जो एनर्जी आ रही है 1 मोल की, उसकी किसके बराबर है? ये NaH न्यू के बराबर आ रही है। इसको आप आइंस्टीन कहते हो, इसको आप क्या कहते हो? आइंस्टीन। 1 आइंस्टीन। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे भी क्वेश्चन आ रखा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है कि 1 मोल फोटोन की एनर्जी कितनी होती है। तो आंसर क्या होगा? 1 आइंस्टीन। या फिर ऐसे पूछ रखा है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, या फिर ऐसे पूछ रखा है 1 आइंस्टीन का मतलब क्या है? 1 मोल फोटोन की एनर्जी, NaH न्यू। ये आपके पूछा का है राजस्थान यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में 2013 वाले में। ठीक है, चलिए 2013 वाले में क्यों पूछा गया? मुझे 2012 वाले में मैंने बैच पढ़ाया था MSc एंट्रेंस का राजस्थान यूनिवर्सिटी का, नीम का थाना में, तो मुझे ध्यान है कि उस साल 2013 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो आइंस्टीन का एनर्जी का फॉर्मूला ये हो गया। अब यहाँ पर ये आपके फॉर्मूले आ गए, तो ये आपके क्वांटम यील्ड है। ये क्या है? आपके क्वांटम यील्ड। तो एक तो फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा कि भाई क्या फॉर्मूला है क्वांटम यील्ड का, तो आपकी जो ऑप्शन आएंगे उसमें आप चेक कर लेना। या फिर एक तो क्वेश्चन ये कि फॉर्मूला पूछ ले, एक इस पे न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं, लेकिन बहुत रेयर है। रेयर का मतलब पूरा रिकॉर्ड अगर आप देखोगे 25 साल का RPSC का, बाकी भी एग्जाम देखोगे तो मुश्किल से 1 या 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ रखे हैं। अब यहाँ पर आते हैं एग्जाम्पल पे, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो होता क्या है कि एक तो चीज होती है कंसेप्चुअल, कि भाई आपने पढ़ा समझा फॉर्मूला और फिर उस पर कोई न्यूमेरिकल आया तो कर लोगे, कंसेप्चुअल मतलब रटने वाली बहुत ज्यादा चीज नहीं है।
लेकिन ये वाली जो चीजें थोड़ी सी रटने वाली आप कह सकते हो, क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम्पल याद करना है कि कौन सा एग्जाम्पल है, उसकी क्वांटम यील्ड कितनी है। कंसेप्ट तो खैर आपको याद रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपको फिर भी एग्जाम्पल की वैल्यू याद रखनी है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे रिएक्शन दे रखी है और उनकी क्वांटम यील्ड दे रखी है। कई बार आरपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेती है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछती है? रिएक्शन दे देगी, फिर कहेगी इस रिएक्शन के लिए क्वांटम यील्ड कितनी है। और अगर थोड़ा और टिपिकल करना चाहे तो वो कहेगी कि ये रिएक्शन है, फिर वो डायरेक्ट क्वांटम यील्ड नहीं कहेगी, वो कहेगी ये रिएक्शन है, इसमें इतने फोटोन एब्जॉर्ब होंगे तो कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाएंगे, ईटीसी। मतलब वो डेफिनेशन में चल जाएगी। तो अगर मैं सिंपल बात करूं कि रिएक्शन है तो उसकी क्वांटम यील्ड क्या होगी, तो वो आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए। 4 एग्जाम्पल मैंने ले रखे, और भी आप एग्जाम्पल पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जो मैंने बहुत सिंपल सबसे कॉमन जो थे वो मैंने ले लिए, बाकी लिमिट तो कोई एग्जाम्पल की है नहीं। सबसे पहला है हाइड्रोजन आयोडाइड का डिसोसिएशन। तो जब आप हाइड्रोजन आयोडाइड का डिसोसिएशन करोगे तो हाइड्रोजन और आयोडीन बनेगी। अब ये सारी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, मैंने नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख लो इसको। मतलब ये फोटोन क्या कर रहा है, फोटोकेमिकल रिएक्शन को शो कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैंने एक बनाया तो एक संख्या है इसकी, केवल बता रहे कि हाँ फोटोकेमिकल कंडीशन है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड का जो डिसोसिएशन है उसकी क्वांटम यील्ड कितनी है? 2। क्वांटम यील्ड जब आप याद करते हो तो रिएक्शन आपको एग्जैक्ट याद रखनी है। एग्जैक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैंने रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में लिख रखी है, ये 2 है और ये दोनों 1-1 है। अगर मैं इसको रिएक्शन को डिवाइड कर दूंगा, जैसे इसको सिंपल 1 छोड़ दूंगा और इसको हाफ ऑफ कर दूंगा, क्वांटम यील्ड चेंज हो जाएगी। इसलिए जो रिएक्शन बैलेंस्ड लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग क्वांटम यील्ड ध्यान रखना। समझ में आई बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 2 HI को ब्रेक कर रहे हो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो 2 फोटोन काम में आ रहे हैं। समझ में आ रही बात? और सेम आप 2 HBr को डिसोसिएट कर रहे हो तो 2 फोटोन काम में आ रहे हैं, मतलब क्वांटम यील्ड 2 है बैलेंस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये आपके डिसोसिएशन ऑफ HI और डिसोसिएशन ऑफ HBr, क्वांटम यील्ड कितनी है? 2। सिंपल है, वैल्यू दिख रहे हैं आपको। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि एक HI को तोड़ने के लिए 1 फोटोन दिया, फिर दूसरे HI को तोड़ने के लिए दूसरा फोटोन दिया, 2 फोटोन काम आ गए 2 मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए। यहां पर आप क्या कह सकते हो, इन द सेंस ऑफ रिएक्टेंट, कि 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, उसके लिए कितने फोटोन चाहिए? 2। ठीक है, तो क्वांटम यील्ड 2 आ गई। बाकी आप डेफिनेशन छोड़ दो उसको, आप तो सिंपल याद रखो क्वांटम यील्ड कितनी है? 2। क्लियर? अब आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट डेफिनेशन में जाओगे, कोई सेंस नहीं है, आप तो सिंपल याद रखो कि क्वांटम यील्ड 2 है। किसकी? डिसोसिएशन ऑफ HI की, डिसोसिएशन ऑफ HBr की। अब बात आती है हाइड्रोजन और क्लोरीन की। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो एक तरह से चेन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। चेन रिएक्शन मतलब चेन चलती जाती चलती जाती चलती जाती। इसका मतलब क्या हुआ, एक फोटोन एब्जॉर्ब हुआ, रिएक्शन स्टार्ट हुई, फिर वो चेन चल रही है, चेन चल रही है, चेन चल रही है। मतलब फोटोन तो एक ही एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन रिएक्शन बार बार चलती जा रही है। जब बार बार चलती जा रही है तो मतलब फोटोन तो एक ही काम आया, लेकिन नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं या जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं, मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर चेन रिएक्शन की जो क्वांटम यील्ड होती है वो बहुत ज्यादा आती है। आप देखेंगे 10⁴ से लेकर 10⁶, बहुत ज्यादा है, कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि चेन कब स्टॉप हो गया आपको पता नहीं है। इतनी क्वांटम यील्ड है 10⁴ से 10⁶। सेम टू सेम हाइड्रोजन और ब्रोमीन की रिएक्शन है HBr। देखा जाए तो दोनों ही चेन रिएक्शन है। तो फिर क्वेश्चन ये आना चाहिए कि भाई जब दोनों चेन रिएक्शन है, तो अभी आपने कहा चेन रिएक्शन की क्वांटम यील्ड बहुत ज्यादा आती है, तो फिर हाइड्रोजन और ब्रोमीन की ज्यादा क्यों नहीं है? इसकी दे रखी है 0.01। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने स्कूल लेक्चरर में पूछ रखा है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है। तो अब इसका जो आंसर है कि भाई दोनों ही चेन रिएक्शन है, तो एक की ज्यादा एक की कम क्यों आ रही है, तो ये मैं आपको अभी जब मैकेनिज्म बताऊंगा दोनों का, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई ऐसा क्यों है। क्योंकि दोनों के मैकेनिज्म में लगभग सेम है, एक स्टेप का डिफरेंस है, इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है, और उस एक्स्ट्रा स्टेप की वजह से इसकी क्वांटम यील्ड क्या हो गई, कम हो गई। अब एक गलती और हो जाती है, जैसे कई बार क्या होता है कि मैं आपसे शीट देता हूँ या मैं आपको टेस्ट देता हूँ, उसमें स्टूडेंट पूछता है कि सर आपने तो पढ़ाया था कि 0.01 क्वांटम यील्ड है, लेकिन आपने तो आंसर कुछ और दे रखा है। तो गलती क्या हो जाती है? गलती ये हो जाती है कि हाइड्रोजन ब्रोमीन का डिसोसिएशन और हाइड्रोजन और ब्रोमीन का फॉर्मेशन ये एक अलग रिएक्शन है, और हाइड्रोजन ब्रोमीन के रिएक्शन से HBr बनाना ये एक अलग रिएक्शन है। दोनों अलग रिएक्शन है। अब होता क्या है कि हमने याद एक करी, मैंने ये याद करी, एग्जाम में ये वाली आ गई, मैं इसके आंसर ये लिख के आ गया, या फिर मैंने ये वाली वैल्यू याद करी 2 और ये वाली रिएक्शन लिख के आ गया। मतलब मिक्स नहीं करनी है। HBr ब्रेक हो रहा है या HBr फॉर्म हो रहा है, अलग अलग रिएक्शन है, क्वांटम यील्ड क्या होगी, अलग अलग। तो ये 4 रिएक्शन मैंने आपको एज एग्जांपल बता दी, इनकी आपको वैल्यू याद रखनी कि ये रिएक्शन है और इसकी क्वांटम यील्ड है। अब ये आपकी जो दोनों की क्वांटम यील्ड डिफरेंट आ रही है, इसका जो आंसर है, जब अभी मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूँ उससे आपको क्लियर हो जाएगा। दोनों रिएक्शन के मैंने मैकेनिज्म जो है लिख दिए हैं, इनको कंपेयर करते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा
कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्वांटम यील्ड बहुत ज्यादा है, जबकि हाइड्रोजन और ब्रोमीन की जब हम रिएक्शन करा रहे हैं और HBr बना रहे हैं उसकी क्वांटम यील्ड कम है, ऐसा क्यों? तो सबसे पहले बात करते हैं, हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है किससे? क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है? HCl बना रहा है। क्या बना रहा है? HCl। मतलब हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स टू HCl। ये बता रहा है फोटोकेमिकल कंडीशन को। किसको बता रहा है? फोटोकेमिकल कंडीशन को। अब ये तो सिंपल रिएक्शन हो गई। अब मैकेनिक्स की बात करते हैं। देखिए मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्टेप जो है, क्लोरीन मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहा है फोटोन से और क्या उसका जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है और क्या बना रहा है? Cl रेडिकल। अब यहां पर आपको मैं बता दूं कि ये क्लोरीन है, इस टाइप से मैंने बॉन्ड बता दिया। बॉन्ड क्लीवेज इस टाइप से हो रहा है कि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये आपके क्या बन रहे हैं? क्लोरीन एटम कह दो या क्लोरीन रेडिकल कह दो। तो इसको हम कहते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। क्या कहते हैं? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। क्लियर? तो ये जो स्टेप है ये होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज है और इससे बना क्या? फ्री रेडिकल। क्या बना? फ्री रेडिकल। इसको स्टेप को हम कहते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। क्या कहते हैं? चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन का मतलब आपको मैंने बता रखा है कि दोनों चेन रिएक्शन है, तो चेन की स्टार्टिंग कैसे हो रही है भाई? रिएक्शन स्टार्ट कैसे हो रही है? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से। और क्या बन रहा है? फ्री रेडिकल। तो जब आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल से फ्री रेडिकल बन रहा है उसको हम कहते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। थोड़ा सा आपको याद रखने में आसानी होगी। क्या याद रखना है? कि अगर आपके स्टार्टिंग में जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और आपको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? फ्री रेडिकल, तो वो चेन इनिशिएशन स्टेप कहला रही है। क्या कहला रही है? चेन इनिशिएशन। क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन आगे बढ़ रही है वो फ्री रेडिकल की वजह से बढ़ रही है, तो फ्री रेडिकल जिसमें बन रहे हैं वो चेन इनिशिएशन स्टेप है। क्लियर? फ्री रेडिकल बन रहा है किससे? न्यूट्रल से, वो चेन इनिशिएशन स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? अब ये जो फ्री रेडिकल बना है ये किसी न किसी से तो रिएक्शन करेगा। दूसरा रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर? हाइड्रोजन, उससे रिएक्शन करेगा। तो हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है न्यूट्रल, उससे कौन रिएक्शन कर रहा है? क्लोरीन रेडिकल, जो कि अभी बना है यहाँ पर हमारे। क्लोरीन रेडिकल ने रिएक्शन करी। अब HCl जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ेगा, दो हाइड्रोजन रेडिकल मिलेंगे, उससे एक H ले लेगा। तो हमने क्या कहा कि भाई ये आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और ये Cl रेडिकल है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा ये इसके साथ और ये अलग हो गया, तो HCl एक साथ हो गया और H रेडिकल आपको मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये भाई बराबर से बदला तो लेना ही है। पहले क्लोरीन ने इसको तोड़ा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, तब हाइड्रोजन रेडिकल जो है वो इसको तोड़ेगा। तो सेम टू सेम क्या हो जाएगा कि ये आपके क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन रेडिकल है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये अलग। तो कहने का मतलब क्या होगा कि अब क्लोरीन रेडिकल, ये तो हो गया H रेडिकल जो है क्लोरीन एटम के साथ रिएक्शन, मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहा है और HCl बना रहा है, साथ में क्या बना? क्लोरीन रेडिकल। तो अब हो क्या रहा है? क्लोरीन रेडिकल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है और हाइड्रोजन रेडिकल बना रहा है। हाइड्रोजन रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल से कर रहा है और क्लोरीन रेडिकल बना रहा है। तो ये अब आपने क्या करा कि यहां पर ये रिएक्शन हुई, क्यों? क्लोरीन रेडिकल बना। अब ये जो क्लोरीन रेडिकल है फिर रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से, फिर ये बनाएगा H रेडिकल, फिर H रेडिकल, ये चलता जाएगा। क्या होगा? चलता जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि फोटोन कितनी बार हमने एब्जॉर्ब कराया? एक बार एब्जॉर्ब कराया। और ये जो स्टेप है ये चलती जाएगी, ये ऐसे चलती जाएगी, बार 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 ये चलती जाएगी। समझ आ रही बात? तो ये जो बार बार चलती जा रही है रिएक्शन, इनको हम कहते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। ये तो हो गया इनिशिएशन, इन दोनों को कंबाइंडली हम कहते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। मतलब चेन जो है बार बार चलती जा रही है। लास्ट स्टेप क्या है कि जो दो क्लोरीन रेडिकल है आपस में मिलते हैं और क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब यहां पर आपने क्या देखा? हाँ, एक चीज बताना भूल गया कि जहां पर स्टार्टिंग में न्यूट्रल मॉलिक्यूल था और रेडिकल बने उसको हमने कहा चेन इनिशिएशन स्टेप। यहां पर क्या है कि आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, साथ में एक रेडिकल है, प्रोडक्ट में भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन रहा है और रेडिकल बन रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं? चेन प्रोपोगेशन स्टेप। तो चेन इनिशिएशन में न्यूट्रल से रेडिकल, चेन प्रोपोगेशन में न्यूट्रल भी है रेडिकल भी है, वापस से क्या बना? न्यूट्रल और नया रेडिकल, उसको हमने चेन प्रोपोगेशन कह दिया। अब जब दो रेडिकल मिलकर न्यूट्रल बना रहे हैं तो चेन टर्मिनेशन। क्या कह दिया इसको हमने? चेन टर्मिनेशन। तो याद करने का तरीका क्या है कि जब न्यूट्रल से रेडिकल बन रहे हैं तो चेन इनिशिएशन, रेडिकल से न्यूट्रल बन रहा है तो चेन टर्मिनेशन, और एक रेडिकल एक न्यूट्रल से एक रेडिकल एक न्यूट्रल बन रहा है तो चेन प्रोपोगेशन। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। अब आप देख रहे हैं कि एक रेडिकल था और ये रिएक्शन बार बार होती जा रही है, मतलब बहुत सारे रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाएंगे और बहुत सारे प्रोडक्ट बना लेंगे। क्वांटम यील्ड कितनी आ रही है? 10⁴ से 10⁶। अब आप सोचो कितनी बार रिएक्शन ये रिपीट होगी। अब आ जाते हैं हाइड्रोजन और ब्रोमीन के केस में। हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है ब्रोमीन से और क्या बना रहा है? HBr बना रहा है।
मैकेनिज्म की बात करें तो पहला स्टेप, ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, फोटोन है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। क्या होगा? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो गया। तो क्या बन गए? दो रेडिकल बन गए। क्या बन गए? दो रेडिकल बन गए। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया चेन इनिशिएशन। ये क्या हो गया? चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन हो गया, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो गया। अब ये जो रेडिकल बना है ये क्या करेगा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। क्या बना लेगा? HBr। और क्या बन गया? H रेडिकल। अब ये जो H रेडिकल है ये क्या करेगा? दूसरे ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा और HBr बना लेगा। और क्या बन गया? ब्रोमीन रेडिकल। ये दोनों कहला रहे चेन प्रोपोगेशन। ये दोनों क्या कहला रहे? चेन प्रोपोगेशन। यहां तक अभी तक मामला सेम है। अभी तक ये जो तीन स्टेप हमने देखे 1 2 3 ये सेम है। किससे? इससे। तो जो डिफरेंस है वो कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में फोकस पे रहता है। मतलब अगर आपके क्वेश्चन बनता है काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन में, तो या तो वो क्वांटम यील्ड पूछ लेगा जो भी मैंने आपको बताई थी, या फिर वो इन दोनों में से रिएक्शन के मैकेनिज्म पे स्टेप पूछता है। और जो फोकस रहता है वो बेसिकली इस पे रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा यही पूछेगा, ऊपर नीचे भी हो सकता है, सबसे ज्यादा ये पूछता है एग्जाम में। अब इसमें क्या हो रहा है? एच रेडिकल जो बना वो ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहा है और HBr बना रहा है और ब्रोमीन रेडिकल बना रहा है। एक पॉसिबिलिटी दूसरी भी शो कर दी। क्या शो कर दी? H रेडिकल HBr से रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है? हाइड्रोजन और Br रेडिकल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में ये वाला जो स्टेप था उसको रिवर्स कर दिया आपने। क्या कर दिया? रिवर्स। तो इस स्टेप को अगर मैं रिवर्स करूं तो हाइड्रोजन रेडिकल HBr से रिएक्शन कर रहा है और HBr से रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और Br रेडिकल बना रहा है। मतलब ये वाले स्टेप को रिवर्स कर दिया इसने। इसका मतलब H रेडिकल जो बना वो HBr से रिएक्शन कर रहा है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और Br रेडिकल बना रहा है। अब इसको हम क्या कहते हैं? चेन इनहिबिशन स्टेप। इसको हम क्या कहते हैं? चेन इनहिबिशन स्टेप। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में ब्रोमीन जो रेडिकल है वो आपस में जुड़ रहे हैं और ब्रोमीन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये चेन टर्मिनेशन है। ये क्या है? चेन टर्मिनेशन स्टेप है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई, अब आप खुद सोचो कि अभी मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई थी, क्या डेफिनेशन बताई थी? डेफिनेशन मतलब कोई डेफिनेशन नहीं बताई थी, समझने के लिए कि भाई कौन सी स्टेप को क्या नाम दे रखा है उस हिसाब से याद करने के लिए बताई थी। तो मैंने आपसे क्या कहा था? जहां पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और रेडिकल बन रहे हैं, चेन इनिशिएशन। यहां पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, रेडिकल बन रहा है, चेन इनिशिएशन। उसके बाद रेडिकल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना रहे हैं, चेन टर्मिनेशन। रेडिकल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना रहे हैं, चेन टर्मिनेशन। फिर मैंने आपसे कहा था कि एक न्यूट्रल और एक रेडिकल मिलकर नया न्यूट्रल मॉलिक्यूल और रेडिकल बना रहे हैं, वो क्या है? चेन प्रोपोगेशन स्टेप। तो यहां पर आपने देखा न्यूट्रल रेडिकल चेन प्रोपोगेशन, न्यूट्रल रेडिकल चेन प्रोपोगेशन। यहां पर भी आपने देखा न्यूट्रल रेडिकल चेन प्रोपोगेशन, न्यूट्रल रेडिकल चेन प्रोपोगेशन। अब यहां पर भी क्या है? न्यूट्रल और रेडिकल। फिर यहां पर भी क्या है? न्यूट्रल रेडिकल। लेकिन फिर आप कहोगे कि सर आपने तो कहा चेन प्रोपोगेशन, ये चेन इनहिबिशन कहां से आ गया? और फिर इस केस में भी क्या हो रहा है? न्यूट्रल रेडिकल मिलके न्यूट्रल रेडिकल बना रहे हैं। तो दोनों में अंतर कैसे पता करें कि भाई चेन प्रोपोगेशन कौन सी है और चेन इनहिबिशन कौन सी है? एक फर्क है। फर्क क्या है? कि जब न्यूट्रल और रेडिकल रिएक्शन करके न्यूट्रल और रेडिकल बना रहे हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर रेडिकल तो रेडिकल है, अगर रिएक्टेंट साइड जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो रिएक्टेंट का है और प्रोडक्ट साइड जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट का है, तो चेन प्रोपोगेशन। और अगर रिएक्टेंट की साइड जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट का है और प्रोडक्ट की साइड जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो रिएक्टेंट का है, तो चेन इनहिबिशन। वापस से समझा देता हूं कि यहां पर आपके जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल था वो कौन सा था? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और यहां पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल कौन सा है? क्लोरीन मॉलिक्यूल। यहां पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल कौन सा है? HCl। यहां न्यूट्रल मॉलिक्यूल कौन सा है? HCl। तो अब अगर मैं कंपेयर करूं, क्या कंपेयर करूं? रेडिकल तो रेडिकल है, उसको छोड़ देते हैं। रिएक्टेंट साइड जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो रिएक्टेंट का ही है और प्रोडक्ट साइड जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट का है, तो चेन प्रोपोगेशन। नीचे वाला देख लेते हैं। रिएक्टेंट साइड जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है किसका है? रिएक्टेंट का है। प्रोडक्ट साइड जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो किसका है? प्रोडक्ट का है, तो चेन प्रोपोगेशन। इसका मतलब चेन प्रोपोगेशन में आपके प्रोडक्ट बनना चाहिए। बनेगा किससे? रिएक्टेंट से। तो अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो चेन प्रोपोगेशन। अगर इसका उल्टा हो रहा है, उल्टा क्या हो रहा है? सेम यहां पर भी है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो चेन प्रोपोगेशन। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो चेन प्रोपोगेशन। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट है उससे क्या बन गया? रिएक्टेंट, तो चेन इनहिबिशन। ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में।
और बाकी लास्ट में तो आपके चेन टर्मिनेशन है। तो ये आपके काइनेटिक्स है किसकी, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस की रिएक्शन करा के HCl बना रहे हो और हाइड्रोजन और ब्रोमीन गैस की रिएक्शन करा के HBr बना रहे हो। तो यहां पर कोई चेन इनिबिशन स्टेप नहीं है, इसकी क्वांटम यील्ड आ रही है 10⁴ से 10⁶ और क्योंकि ये चेन इनिबिशन स्टेप आ गया, इस वजह से क्या हुआ, जो अच्छा खासा प्रोडक्ट बना था वो सारा यहाँ कंज्यूम हो गया, उल्टा और ज्यादा हो गया। अगर बराबर होता तो क्वांटम यील्ड एक आती, लेकिन और ज्यादा हो गया तो क्वांटम यील्ड कितनी आ रही है, 0.01 ये आ रही है। इसका मतलब 10⁻², या फिर आप 1/100 भी कह सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 100 फोटोन दोगे तब जाके एक प्रोडक्ट बनेगा। बैड लक। तो यहां पर चेन इनिबिशन जो स्टेप है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। तो ये आपके काइनेटिक्स की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।